हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस आज हम लोग इस वीडियो में 3 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे लोग। पहला है फूड पॉइजनिंग, दूसरा है फूड प्रिजर्वेशन और तीसरा है मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम इसके अगले वीडियो में एक नाइट्रोजन साइकिल टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है फूड पॉइजनिंग। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं लोग। तो सबसे पहले है when food contaminated with pathogens or toxins are consumed it causes food poisoning। मतलब जब पैथोजन से या टॉक्सिन से, पैथोजेंस हमने पिछली वीडियो में बताया था, अगर आप वो वीडियो देखे होंगे लोग तो आप लोगों को पैथोजेंस के बारे में मालूम होगा, लेकिन फिर भी हम इस वीडियो में एक बार और रिकैप करवा देते हैं। तो पैथोजेंस कहते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, मतलब ऐसा सूक्ष्म जीव जिससे हमको बीमार होता है। तो जब पैथोजन से या टॉक्सिन से दूषित भोजन हम लोग सेवन करते हैं तो वही फूड पॉइजनिंग का कारण बनता है। उसके बाद है द मोस्ट कॉमन सिम्टम इज पेन इन द स्टमक, मतलब इसका सबसे सामान्य यानी आम लक्षण है पेट में दर्द। उसके बाद है इन सीवियर केसेस फूड पॉइजनिंग कैन ऑल्सो कॉज डेथ, मतलब गंभीर मामलों में फूड पॉइजनिंग से मौत भी हो सकता है। उसके बाद है फूड प्रिजर्वेशन। तो फूड प्रिजर्वेशन का हिंदी होता है खाद्य संरक्षण। और चलिए सबसे पहले जान लेते हैं लोग कि फूड प्रिजर्वेशन जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजीली ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड सुटेबल टेम्परेचर, hence they grow easily on the food and may produce some toxic substances। मतलब नमी और सुटेबल टेम्परेचर यानी उपयुक्त तापमान की उपस्थिति में सूक्ष्म जीव आसानी से ग्रो हो जाते हैं यानी विकसित हो जाते हैं, तब वे उस पर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस यानी विषैले पदार्थ प्रोड्यूस करते हैं यानी बनाते हैं। उसके बाद है सच फूड में कॉज फूड पॉइजनिंग, और ऐसे ही भोजन से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। उसके बाद है फूड पॉइजनिंग कॉजेज सीरियस इलनेस एंड इवन में कॉज डेथ, मतलब फूड पॉइजनिंग से गंभीर बीमारी हो सकती है और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। उसके बाद है मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं लोग फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है। तो फूड प्रिजर्वेशन इज डिफाइंड एज द ट्रीटमेंट ऑफ पेरिशेबल फूड मटेरियल्स फॉर लॉन्गर रिटेंशन ऑफ देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड प्रिवेंशन ऑफ स्पॉइलेज। तो फूड प्रिजर्वेशन का मतलब होता है फूड मटेरियल्स को खराब होने से बचाना और उसे लंबे समय तक बनाए रखना। तो आप लोगों को एक आइडिया मिल गया होगा कि फूड को अगर हम लोग स्पॉइलेज से यानी खराब होने से बचाएंगे तो वही फूड प्रिजर्वेशन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं लोग पहला मेथड से, जो कि है डीप फ्रीजिंग। तो आप लोगों को नाम सुनकर ये पता चला गया होगा कि डीप फ्रीजिंग है तो मतलब फ्रीज से कुछ रिलेट कर रहा है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं लोग कुछ। तो सबसे पहले है इन डीप फ्रीजिंग द फूड मटेरियल आर फ्रोजन और कूल्ड मच बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब डीप फ्रीजिंग में खाद्य सामग्री को यानी फूड मटेरियल्स को 0 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे जमाया या ठंडा किया जाता है। उसके बाद द एंजाइम्स बिकम इनएक्टिव एंड बैक्टीरियल ग्रोथ इज आल्सो इनहेबिटेड एट सच ए लो टेम्परेचर, मतलब डीप फ्रीजिंग में जितने भी एंजाइम होता है वह निष्क्रिय हो जाता है यानी इनएक्टिव हो जाता है, और क्योंकि तापमान बहुत कम होता है इसलिए बैक्टीरिया का ग्रोथ भी इस समय नहीं हो पाता है। उसके बाद है देयरफॉर द फूड मटेरियल्स कैन रिटेन देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू फॉर ए लॉन्गर टाइम, और इस प्रकार फूड मटेरियल्स जो होता है वह लंबे समय तक अपने पोषक मूल्य को बरकरार रख सकता है। उसके बाद है दिस मेथड इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स मीट एंड फिश, मतलब इस मेथड यानी विधि का उपयोग ताजे फल मांस और मछली के भंडारण के लिए किया जाता है। उसके बाद दूसरा मेथड है यूजिंग साल्ट एंड शुगर, मतलब साल्ट और शुगर यानी नमक और चीनी का उपयोग करके भोजन को प्रिजर्व करना। तो सबसे पहले है द मेथड ऑफ एडिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ साल्ट टू प्रिजर्व फूड इज कॉल्ड साल्टिंग, मतलब भोजन को प्रिजर्व करने के लिए यानी फूड पॉइजनिंग से बचाने के लिए जब पर्याप्त मात्रा में नमक को मिलाया जाता है तो उसी विधि को साल्टिंग कहा जाता है।
उसके बाद है शुगर कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, मतलब चीनी का भी उपयोग भोजन को प्रिजर्वेशन यानी संरक्षण में किया जाता है। उसके बाद है ए शुगर सिरप कंटेनिंग मोर देन 68% sugar contents has very little moisture in it and therefore bacteria cannot grow in it, मतलब शुगर सिरप में लगभग 68% चीनी शामिल रहता है और उसमें बहुत कम नमी होती है, इसी के कारण उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होता है और शुगर सिरप सुरक्षित रहता है। इट इज एम्प्लॉयड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ रॉ मैंगो, आंवला, बीन्स, फिश, मीट etc, मतलब इसका उपयोग कच्चे आम, आंवला, बीन्स, मछली मांस आदि के संरक्षण के लिए किया जाता है। उसके बाद है यूजिंग ऑयल एंड विनेगर, मतलब ऑयल और विनेगर का उपयोग करके फूड को प्रिजर्व करना। तो सबसे पहले है यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लाइव इन सच एन इन्वायरमेंट, मतलब तेल और सिरके का प्रयोग अचार को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है क्योंकि वैसे इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया नहीं रह सकते। उसके बाद है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश etc आर प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड, मतलब इस विधि का उपयोग सब्जियां, फल, मछली के संरक्षण के लिए किया जाता है। उसके बाद है यूजिंग केमिकल्स, मतलब केमिकल्स का उपयोग करके फूड को प्रिजर्व करना। तो द केमिकल सब्सटेंसेस एडेड टू फूड मटेरियल्स टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज आर कॉल्ड केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, मतलब खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए उनमें मिलाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ ही केमिकल प्रिजर्वेटिव्स कहलाता है। उसके बाद है द कॉमनली यूज्ड प्रिजर्वेटिव्स आर सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। तो आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल प्रिजर्वेटिव्स है सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। उसके बाद है दिस मेथड इज एम्प्लॉयड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट जूस, जैम्स, फ्रूट्स etc, मतलब इस विधि का उपयोग फलों के रस, जैम और फलों आदि के संरक्षण के लिए किया जाता है। उसके बाद है इरेडिएशन, तो दिस इज ए मॉडर्न मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, मतलब यह एक फूड प्रिजर्वेशन का नया तरीका है। उसके बाद है बाय द टर्म इरेडिएशन वी मीन द प्रोसेस ऑफ एक्सपोजिंग द फूड मटेरियल टू हाई एनर्जी रेडिएशंस, मतलब इरेडिएशन शब्द से तात्पर्य होता है वैसे विधि जिसमें फूड का प्रिजर्वेशन यानी संरक्षण हाई एनर्जी रेडिएशन यानी उच्च ऊर्जा विकिरणों से किया जाए। उसके बाद द फूड मटेरियल्स टू बी प्रिजर्व्ड आर एक्सपोज्ड टू गामा और एक्स रेज, मतलब इसमें संरक्षित की जाने वाली खाद्य सामग्री को यानी फूड मटेरियल्स को गामा या एक्सरे के संपर्क में लाया जाता है। उसके बाद है दिस पावरफुल रेडिएशंस completely destroy the harmful microorganisms present in the food material, मतलब यह शक्तिशाली रेडिएशन यानी गामा और एक्स रेज फूड मटेरियल्स में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म जीवों को पूरी तरह से नष्ट कर देता है और इस तरह फूड दूषित नहीं हो पाता है। उसके बाद है पास्चुराइजेशन, तो इट इज मेनली यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क, मतलब इसका उपयोग मुख्य रूप से दूध के संरक्षण के लिए किया जाता है। उसके बाद है मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 50 to 30 seconds and is then suddenly cooled to 30 डिग्री सेल्सियस। इन दिस वे मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया किल्स, मतलब इस विधि में दूध को लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तक 15 से 30 सेकंड तक हीट किया जाता है यानी गर्म किया जाता है और फिर अचानक 30 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर दिया जाता है और इस तरह ज्यादातर बैक्टीरिया मर जाते हैं और हमारा दूध प्रिजर्व हो जाता है और इस प्रक्रिया को पास्चुराइजेशन कहा जाता है। उसके बाद है इट वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर, मतलब इसकी खोज लुइस पास्चर ने की थी। उसके बाद है पास्चुराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग, मतलब पास्चुराइज्ड मिल्क बिना उबाले सेवन किया जा सकता है। उसके बाद है वैक्यूम ड्राइंग, तो मिल्क कैन बी प्रिजर्व्ड बाय दिस प्रोसेस, मतलब इस प्रक्रिया से दूध को संरक्षित किया जा सकता है। उसके बाद मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू मिल्क पाउडर बाय रिमूविंग द मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम इट, मतलब इसमें दूध में से नमी को हटाकर दूध को मिल्क पाउडर में बदल दिया जाता है। उसके बाद है स्टोरेज पैकेज,
तो चलिए इसके बारे में देखते हैं लोग। तो सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। मतलब आप सब देखे होंगे कि कुछ सब्जी और फल एयर टाइट पॉकेट्स करके बेचा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? अच्छा दिखने के लिए या हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा हवा है उस लिए? तो अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो ये गलत बात है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इस तरह माइक्रोब्स का ग्रोथ रुक जाता है। तो भाई आज का वीडियो यहीं पर हुआ समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम इसके बाद एक अगले टॉपिक नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।